नमस्कार, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कविता लेकर के आत्मकथ्य कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आत्मकथ्य कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बच्चों हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। और कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने के लिए असहमति जताने के कारणों का पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन के अतीत को करुण कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। और कवि ने दोहरा जो व्यवहार रखने वाले मित्रों और संबंधियों पर भी व्यंग किया है। साथ में आत्मकथ्य लिखने पर उनसे जुड़ी सच्चाई प्रकट हो जाने पर डर जताया है कि साथ ही कवि ने निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक न करने की इच्छा से भी आत्मकथा लिखने में अरुचि दिखाई है। यानी वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता कि लोग मेरी हंसी उड़ाएं। तो बच्चों, पहली कविता की इन पंक्तियों को देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाते कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। तो इसके साथ बच्चों मैंने नीचे शब्दार्थ भी दिए हैं। मधुप भंवरा, घनी गहरी, गंभीर चिंताजनक, अनंत जिसका अंत न हो, असंख्य अनगिनत, जीवन इतिहास जीवन का इतिहास, उपहास मजाक, दुर्बलता कमजोरी, बीती बीता हुआ, गागर घड़ा, और रीति का मतलब होता है खाली। तो बच्चों, ये जो कविता है ये खड़ी बोली में लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, और मुक्त छंद है इसका, कथात्मक शैली है। तो शुरू करते हैं भावार्थ इसका। कवि का जो मन है वो भौरे के समान है। मधुप मीन्स भौरा। कवि का मन रूपी भौरा गुंजार रूप में अपनी जीवन गाथा गाता है। ऐसी गाथा जिसमें अभावों और कष्टों के कारण निराशा और सूनापन भरा हुआ है। जिस जीवन में कभी बसंत था, कभी खुशियां थी, वहाँ दुख रूपी पतझड़ आने के कारण सुख और आनंद रूपी पत्तियां जो हैं मुरझाकर गिर चुकी हैं। यह संसार उसे कैसा लग रहा है? अंतहीन। अनंत मीन्स अंतहीन, आकाश की भांति दूर दूर तक फैला हुआ है। इसमें रहने वाले जीवन लोगों की जीवन का इतिहास, अपना इतिहास, यानी उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। और उस इतिहास में व्यक्तिगत जीवन के दुखद पहलू भी आते हैं और सुखद पहलू भी आते हैं। लोग अपने जीवन से जुड़े हुए उस इतिहास को किस में लिखना चाहते हैं? आत्मकथा के रूप में लिखते हैं, और दूसरों को उस पर कटाक्ष करने के लिए, आलोचना करने का अवसर देते हैं। यानी कवि ये कहता है कि अगर हम आत्मकथा लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं, उस आत्मकथा को पढ़कर उसका आलोचन करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। और मानव का ये स्वभाव है, मानव की प्रवृत्ति है कि वह दूसरों के दुख, निराशा, असफलता की कहानी सुनकर सहानुभूति नहीं दर्शाता है, बल्कि उससे क्या करता है, उससे आनंद लेता है, मज़े लेता है, उसका मजाक उड़ाता है। मित्रों द्वारा भी कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया जाता है। इसी आग्रह पर कवि अपने मित्रों से प्रश्न करता है कि ये हे मित्रों, कि क्या यह सब देखने या समझने पर भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? अपने जीवन के दुखद जो पक्ष हैं उनको उभार कर अपनी कमजोरियों को सबके सामने प्रकट करूं? कवि के अनुसार उसका जीवन कैसा है? रसहीन है, उसमें कोई प्रेरणा नहीं है, उसमें कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे दूसरे व्यक्ति प्रेरणा ले सके, उसमें सुख रूपी जल की एक भी बूंद नहीं है। तो इसलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं ये गागर रीति, ये गागर जो है, जीवन रूपी जो घड़ा है मेरा, वो खाली है, उसमें कोई उपलब्धि, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई सुख रूपी जल की एक बूंद नहीं है। तो जब उसमें आनंद ही नहीं है, जब अपने मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, तो अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो पाठकों को क्या उससे रस मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा? उन्हें रस की या आनंद की अनुभूति कैसे हो सकेगी? यानी नीरस आत्मकथा को पढ़कर पाठकों को भी
रस की अनुभूति नहीं होगी। तो बच्चों इसका काव्य सौंदर्य भी फटाफट देख लेते हैं। मैंने पहले बताया कि ये जो रचना है खड़ी बोली में लिखी हुई है, मुक्त छंद है और छायावादी कवि हैं और कवि ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है यहाँ पर, जैसे मधुप मन का जो है, मधुप जो है भौरे के लिए आया है, मन रूपी भौरा बताया उसे, और पत्तियां जो हैं जीवन के पलों को बताया है, और अनंत नीलिमा अंतहीन संसार का प्रतीक है, और एक तरफा संवाद है, कवि स्वयं ही बात कर रहा है अपने आप से, और इस काव्यांश में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। यानी बच्चों पहले पैराग्राफ में हमने देखा है कि कवि ने आत्मकथा लिखने के लिए असहमति जताने के कारणों पर प्रकाश डाला है। वो किन किन कारणों से अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, ठीक है, क्योंकि उसके अपने जीवन के जो अतीत की करुण कहानी है वो जो है लोगों के सामने नहीं लाना चाहता, उसके कारण बताए हैं। और इस पैराग्राफ में अगली जो पंक्तियां हैं कविता की उसे हम पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे इसमें कि कवि ने बताया है कि इन पंक्तियों में कि जो संसार में जो उसके मित्र हैं वो उन्होंने उसे धोखा दिया है, मतलब उनके दोगले व्यवहार रखने के कारण वो मित्रों और संबंधियों पर व्यंग कसता है कि ऐसे मित्र हैं मेरे और ऐसे संबंधी हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया जीवन में, तो मैं अगर अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उनका भी वर्णन करूंगा और उनका जो सत्य है सबके सामने आ जाएगा, जो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो पढ़ते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो बच्चों देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि अपनी आत्मकथा लिखने में असहमति दर्शाते हुए कहते हैं कि आत्मकथा में परोक्ष रूप से तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है कि मेरी आत्मकथा में क्या क्या है। तो वो कहते हैं कि कवि जो है कहते हैं कि अपने मित्रों और जो मेरे संबंधी हैं उनका मेरे साथ दोहरा व्यवहार है, यानी अंदर से कुछ और है वह बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। तो उनकी जो सच्चाई है उन्हें व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि आत्मकथा को सच्चाई के साथ लिखा जाता है। यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें सत्य लिखूंगा और जीवन में सफलता के कारणों का स्पष्टीकरण मुझे करना पड़ेगा और उन मित्रों और संबंधियों के नाम देने पड़ेंगे जिन्होंने मुझे जीवन में धोखा दिया, मेरे साथ छल किया। और प्रसाद जी के साथ ऐसा विश्वासघात, उस विश्वासघात को वह उस अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अरे विडंबना, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना का मतलब होता है बच्चों उपहास का विषय, ठीक है। तो कवि ये कहते हैं कि ये जो है आत्मकथा लिखने की यह विडंबना है कि उसमें इस सत्य को मुझे लिखना पड़ेगा। किस सत्य को? अपने मित्रों और संबंधियों के द्वारा छल के सत्य को मुझे सबके सामने लाना पड़ेगा कि जिन पर मैं विश्वास करता था उन्होंने मुझसे छल किया। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। सरलते का मतलब है ये कवि ने अपने स्वभाव की ओर, सरल स्वभाव की ओर संकेत किया है। कवि कहता है कि मैं सहजता से दूसरों पर विश्वास कर लेता था, इसलिए मैं चला जाता था। और कवि कहता है कि मेरा जो सरल स्वभाव है उसकी मैं अब हंसी नहीं उड़ाना चाहता इस आत्मकथा को लिख करके, तो अपने सरल स्वभाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रवंचना का मतलब होता है ठगी, धोखेबाजी। भूले कुछ कमजोरियां हैं कवि की, उसके बारे में बताया है। कवि कहता है मैं अपनी भूले और दूसरों के द्वारा छल प्रपंच जो किया गया है, धोखे को मैं सबके सामने नहीं लाना चाहता। और क्या चाहता नहीं है कवि? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है उज्ज्वल मैंने होता है बच्चों पवित्र, ठीक है। पवित्र गाथा, गाथा मीन्स कहानी, वो कहानी जो यानी वो पल मधुर चांदनी रातों में, मधुर चांदनी रातों को जिसे अपनी प्रेमिका के साथ बिताया है, उन पलों को, उसकी उज्ज्वल गाथा, वो सुखपूर्ण जो क्षण थे, उनकी जो सुखपूर्ण अनुभूतियाँ थी अपने जीवन की,
ठीक है, उसको आत्मकथा में लिख करके कवि अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। कवि कहता है कि ये मेरे निजी पल हैं, उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि उन चांदनी रातों में कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम के पलों को जिया है, पर ये अनुभूतियाँ कैसी हैं? निजी हैं उसकी, ठीक है, व्यक्तिगत हैं। इन्हें आत्मकथा का विषय बना करके मैं सभी को नहीं बतलाना चाहता, क्योंकि कभी ऐसा समय था कि जो कवि था वो अपनी प्रेमिका के साथ उन्मुक्त हंसी हंसता था, उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से हंसता था, और अपने प्रेमिका के साथ सुखपूर्ण पल उसने बिताए थे, और इन बातों को कवि दूसरे के साथ बांट करके अपनी निजता को समाप्त नहीं करना चाहता। वो उसके व्यक्तिगत पल हैं, इसलिए कवि जो है आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य पर फटाफट आ जाते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है बच्चों, कथात्मक शैली है और मुक्त छंद में रचना लिखी गई है, माधुर्य गुण है और मानवीकरण अलंकार है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद है छायावादी जो कवि हैं, उनके छायावाद का दर्शन भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो बच्चों, हमने ये इस कविता का आधा भाग पढ़ा है यहाँ पर, और इसका जो शेष भाग है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई बच्चों का पेपर है कल और उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी वीडियो बनाई जाए, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक क्विक रिवीजन हमने इस वीडियो में, अभी शेष भाग इसका जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसका समाधान कर सकूँ। इसी के साथ बच्चों, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।